हाय एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में। और आज हम डिस्कस करेंगे मैथ के 25 सवाल जो कि पूछे गए थे 12 सितंबर की शिफ्ट नंबर 2 में। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले के जितने भी हमने शिफ्ट को डिस्कस किया है उसकी प्लेलिस्ट आपको मेरे यूट्यूब पर मिल जाएगी। एक बार प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप डायरेक्टली जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज वो है कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है ना, तो इसको लाइक करने से प्लीज बिल्कुल शर्माइएगा मत। आपके लिए सिर्फ वो एक लाइक है, मेरे लिए एक वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा ऐप है जिसका नाम है EDU24, इसको डाउनलोड करके ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो भी चीजों की जरूरत होती है वो मैंने प्रोवाइड करी हुई हैं। जैसे कि आज तक के आपके जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस का कलेक्शन है एसएससी एग्जाम्स का, वो आपको इस कोर्स में मिलेगा। इंग्लिश के क्वेश्चंस का कलेक्शन इस कोर्स में, और ऐसे ही आगे आने वाले समय में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको अलग अलग कोर्सेज में मिलेंगे। इसके अलावा ये मेरे 4 कोर्सेज हैं, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके का आप कवर कर सकते हैं इन चारों कोर्सेज के अंदर जाकर। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं, हर एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज और बाकी के भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपके अवेलेबल है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए भी पहला सवाल हमारे सामने है, शुरुआत करते हैं। प्रथम यानी कि फर्स्ट 46 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाए जाते हैं कि भाई जो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम होता है, उनके स्क्वायर का सम होता है, वो क्या होता है, औसत अगर निकालना होता है तो आप उन एन संख्याओं से उसको डिवाइड कर देते हैं। अगर आपसे एवरेज पूछा जा रहा है तो आपका वो क्या होता है, एन, n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, और क्योंकि एवरेज है तो n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी दी है, 46, 46 प्लस 1 आपका यहां से कितना हो गया, 47, 46 इंटू 2 आपका 92, और 92 और 1 आपका हो गया 93, डिवाइडेड बाई आपको करना है 6। कुल मिलाकर इसको आपको क्या करना है भाई, सिंप्लीफाई करना है। आप इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 1734, एक बार देखिएगा कि क्या ये आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से यही आएगा। 6 से आपको इसको डिवाइड करना है, आपका 6 से 7 बार जाएगा एक, 6 से 2 बार जाएगा, 7 2 समथिंग आएगा। उसके बाद आपका 8 बार जाएगा, 7 to 8 समथिंग। तो ये आपका जो विकल्प नंबर डी था ना भाई, ये करेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आपका एसआई पर आधारित सवाल है। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ पैसे उधार लिए, 4 सालों के बाद उसने उधार देने वाले को 9/5 पैसे वापस कर दिए। ब्याज की दर क्या है? अब यार इससे आसान सवाल आपके कुछ हो सकते हैं क्या? अब इसमें मानने के लिए आप कुछ भी मान लीजिए कि आप जो आपका प्रिंसिपल है उसको 5p मान लीजिए, और जो अमाउंट वो वापस कर रहा है वो इसका 9/5 यानी कि कितना हो जाएगा, 9p हो जाएगा। ये क्या है आपका प्रिंसिपल, ये क्या है आपका अमाउंट। तो आपसे इंटरेस्ट पूछा है, साल आपको दिए गए 4, तो बताइए कि भाई तो आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, 5 से कोई चीज 9 हो गई तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 4p, प्रिंसिपल कितना था, 5p, साल कितने लगाए हैं, 4, और रेट आपको बताना है और डिवाइडेड बाई आपको 100 करना है। तो आपका ये 4 से आपका 4 कट गया, 5 से आपका ये 20 बार चला गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से भाई, 20% आ गई ना। तो ये विकल्प नंबर जो डी दिया था इन्होंने वो करेक्ट हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपए था और इसे 15% की छूट पर बेचा गया, रुपए में बताइए कि छूट कितनी है। यार ये बहुत ही आसान आसान से सवाल पे देखो ये लोग पूछ लेते हैं, तो अब मैं क्या ही करूं आपसे। ये तो मैं कह नहीं सकता कि आसान है तो चीजों को छोड़ दीजिए। देखो जो मार्क प्राइस होता है, जो अंकित मूल्य होता है, उसी पर डिस्काउंट दिया जाता है। अरे डिस्काउंट कितना दिया है, 15% का, तो ये 15% कितना बन रहा है वो ये पूछ रहे हैं। तो ये 15% यानी कि ये कैलकुलेट करना है मुझे। तो लो भाई कैलकुलेट कर लो, 5 से 3 बार काट दिया, 5 से 2 बार काट दिया, 2 से 9 बार काट दिया, और 9 into 3 आपका कितना आ गया डिस्काउंट, 27 रुपए। तो ऐसी चीजें भी पूछ लेते हैं यार। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ट्राइंगल डीईएफ में डी का समद्विभाजक भुजा ईएफ को बिंदु एन पर प्रतिच्छेद करता है।
यदि डीई की वैल्यू दी गई हो, डीएफ की वैल्यू दी गई हो, ईएफ की वैल्यू दी गई हो, तो एनएफ की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हमें यही करना होता है, तो हम इसको डी ई एफ नाम के ट्राइंगल के रूप में कर लेते हैं। अब इसको क्या कर दिया भाई, इन्होंने बाइसेक्ट करके एक बिंदु पर मिला दिया, ईएफ पर जाकर 9 पर। तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इन्होंने बराबर दिया है। इन्होंने कहा कि भाई ये जो ईडी है या डी ही है वो कितनी है 36, जो डीएफ है वो कितनी है भाई 40, और जो ई एफ है पूरी वाली जो लाइन है वो कितनी 38। तो ये पूछ रहे हैं एनएफ, यानी कि ये वाला जो बिंदु होगा वो कितना होगा। आपने एंगल बाइसेक्टर पढ़ी होगी, कोण समद्विभाजक प्रमेय आपने पढ़ी होगी। तो अगर मैं यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को लगाऊं तो आप लोगों को पता चलेगा ना कि जो अनुपात ई एन और एन एफ का है, ई एन और एन एफ का जो अनुपात है वो किसका अनुपात है, वो आपके डी ई और आपके डी एफ के अनुपात का है। अब यहां पर ई एन की वैल्यू आप लोगों को क्या करनी है, निकालनी है। एनएफ की वैल्यू भी, मतलब एनएफ की वैल्यू आपको निकालनी है, ईएन की वैल्यू आपको पता नहीं है। डी की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है 36, और डीएफ की वैल्यू कितनी है आपके पास 40। तो इनको पुट कर दीजिए, ये 4 से 9 बार, ये 4 से 10 बार, यानी कि ई एन अपॉन एन एफ की वैल्यू है आपके पास 9/10। अब ये ई एन और एन एफ 9:10 में है, लेकिन ये कुल कितना है 38। तो 9 और 10 कितना हो गया 19, 19 की वैल्यू 38 है, 19 यूनिट की। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। तो आपका जो एन एफ है जो 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट कितना निकल आएगा आपका यहां से 20 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर यहां से आपका सेकंड करेक्ट हो जाता। ठीक है, करे होंगे आप लोगों ने सवाल, अगर नहीं करे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको यहाँ पर। चलिए अगला सवाल है, एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चाप की लंबाई 44 सेंटीमीटर दी गई है और 30 डिग्री का केंद्रीय कोण वो बना रहा है। भाई किसी भी सेक्टर का जो एरिया होता है वो हम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, और फिर जितना एंगल आप निकालते हैं 360 डिग्री में से, है कि नहीं। और अगर मैं चाप यानी कि आर्क निकालता हूं तो वो कैसे निकालता हूं, कुल परिधि 2 पाई आर, और फिर जितना एंगल निकल रहा है उसको 360 में से निकाल लेता है। तो ये होता है ना भाई एरिया और आर्क यानी कि चाप। अब इन्होंने बोला है कि आर्क की लेंथ कितनी है 44। इस आर्क की लेंथ आप यहां पर 44 पुट करके क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से 2 पाई में मैं इसको 22/7 लिख देता हूं, इंटू आर आपका चल रहा है, और ये इन्होंने थीटा की वैल्यू 30 दी है और डिवाइडेड बाई 360 है। तो ये 12 हो गया इधर, 2 से आपका ये 6 बार हो गया, 22 से आपका इधर ये 2 बार चला गया, है कि नहीं। 7 × 6 42 हो गया, 42 × 2 यानी कि 84। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 84 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है भाई, क्षेत्रफल निकालना है, तो पुट कर दो भाई इसमें। आप इसमें पुट कर दीजिए 22/7, आर की वैल्यू आपकी 84 × 84। ये कितना आ गया भाई, यहां से अभी हमने निकाला था 30 डिवाइडेड बाई 360, 1/12। अब इसको यार हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, एक एक करके इसको सॉल्व कर लो। तो 7 से कट कर लो भाई, 12 बार ये 12 से ये आपका 12 कट गया, यानी कि 22 × 84 आपको निकालना है। 22 × 84 जो भी वैल्यू आपका आएगा वही आपका आंसर निकल आएगा। तो ये आपका 8, 4, 8, 1, ये 1848, यानी कि ये जो डी वाला ऑप्शन है भाई ये आपका उत्तर हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, डीआई से इन्होंने सवाल पूछा है, स्टडी करिए और आंसर कीजिए। इन्होंने पूछा है कि अगर 30% एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट डी के अंदर महिलाएं हैं तो कितने मेल एम्प्लॉयज इस डिपार्टमेंट के अंदर हैं। डिपार्टमेंट डी की स्ट्रेंथ कितनी है 30%। 30% में इन्होंने बोला है कि 30 का 30% फीमेल है, तो बचे हुए 70% कौन होंगे, मेल होंगे। कुल मिलाकर मुझे क्या निकालना है 70% निकालना है, किसका, इस डिपार्टमेंट डी का।
जो कि कितना है 30% है किसका, आपके इन 20,000 एम्प्लॉयज का। तो नीचे की 4 जीरो से ये 4 जीरो निपटा दो, 7 × 3 21, 21 दूनी 42, तो आपका उत्तर ये आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया भाई। कुछ समस्या तो नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भाई एक एल्जेब्रिक इक्वेशन दी है, आपसे पूछ रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी। भाई इसमें क्या है ना, आप वैल्यू पुटिंग करके भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि मैं m की वैल्यू यहां से 16 ले लूं, n की वैल्यू 8 ले लूं, तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? हो रही है ना। तो बस मैंने यहाँ पर m की वैल्यू कितनी रख दी, 16 रख दी, n की वैल्यू 8 रख दी, 16 - 16 0, प्लस 8 - 8 0, तो उत्तर कितना आ गया मेरा, 0 आ गया ना। करने के इसके और भी तरीके हैं, आप आइडेंटिटी इसमें यूज कर सकते हैं अपनी a+b का जो होल क्यूब वाली होती है, फिर वहां से आप m-16 को कुछ मानिए, n-8 को कुछ मानिए, बहुत सारे तरीके हैं करने के, लेकिन उसमें बहुत अंट टाइम लगता है ना। अब ये सीधे सीधे वैल्यू पुटिंग से आंसर निकल गया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए भाई। यार ऐसी इक्वेशन के ना स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आप लोगों को यार रटे हुए होने चाहिए। अभी नीचे है, मुझे सीधे सीधे पता चल रहा है कि इसका मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम अगर मैं लूंगा तो ऊपर मेरा 1 - cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा, और नीचे मेरा 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा का मल्टीप्लाई मुझे क्या दे देगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, जो कि क्या बन जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर ये कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर 1 + 1 2 आ गया, यानी कि 2 कोसेक स्क्वायर ए, जो कि आपको यहां पर विकल्प नंबर सी में दिया गया था, आपका आंसर बन जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि सिद्धि ने अपना स्कूटर इतने में बेचा, जिससे उसे क्रय मूल्य का इतनेवां भाग लाभ हुआ। गेन परसेंटेज आपको बताना है। गेनिंग कितना गेनिंग कर रहा है वो, 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, और उस सेलिंग कितने में करी है, इतने में। यही तो कहना चाह रहा है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं इस सेलिंग प्राइस का कितना लाभ हुआ, इसे 1/6, 1/6 का मतलब कितना हो गया आपका, लगभग 16 2/3%। अगर मैं 1/6 सेलिंग प्राइस का बोल रहा हूं, या तो मैं 1/6 बोलूं या इतने प्रतिशत बोलूं, आपके इस वैल्यू का दोनों बातें समान है ना, इसको लेकर तो कोई समस्या नहीं है ना। अब इसको क्या कर लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लेता है। तो आप निकाल दो भाई इसका 1/6, 24318 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 × 24, 6 × 5 = 30, 6 × 3 = 18, 4053। ये क्या आया है भाई, इस मैडम का गेन आया है। अब जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सीपी प्लस जो आपने प्रॉफिट यानी कि गेन कमाया हुआ होता है। एसपी आपके पास है कितना, 24,318 इक्वल्स टू सीपी मुझे निकालना है। गेन की वैल्यू आपने अभी यहां पर निकाली है कितनी, 4053। इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो इसको माइनस करके मेरे पास क्या आ जाएगा, आपकी सीपी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको आप माइनस कीजिए, तो ये कितना आएगा, 5,6,2,0,2, यही आ रहा है भाई। 20,26,5 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। तो जब आप गेन परसेंटेज निकालते हैं तो किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। 20,265 जितना गेन हुआ है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, इस सीपी को डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो कितना है 4053 इंटू आपको क्या करना है 100। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको। तो अप्रोक्सीमेट अगर मैं करूं तो 6 से ही लगभग 5 बार चला गया, देखो 5 से आपका ये 2, तो लगभग 20% आंसर आ गया ना भाई इसमें। अप्रोक्सीमेट करके आपका सीधा सीधा दिख रहा है। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, ये है भाई आप लोगों का होमवर्क। इसे आप मुझे होमवर्क में सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर आपका कितना आया है। चलिए आगे आएंगे। एक पुलिसकर्मी द्वारा पीछा किया जा रहा एक चोर शुरुआत में 150 मीटर आगे था। यदि पुलिसकर्मी और चोर की गति का अनुपात 5:4 था, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी जा सकता था। देखो इनकी जो स्पीड का अनुपात है वो 5:4 दिया है,
तो रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर लगता है कि भाई अगर पुलिसमैन की जो स्पीड 5x है और चोर की स्पीड 4x है तो दोनों के बीच की जो सापेक्षिक गति है, रिलेटिव स्पीड है, वो कितनी है? x मीटर पर सेकेंड है। टाइम कितना लिया है भाई ने? अगर मैं टाइम निकालूं तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी थी दोनों के बीच की? 150 मीटर डिवाइडेड बाई, मैं किससे कर दूंगा इसको? x से। इतने सेकंड ये समय भाई साहब को लगेगा पकड़ने में, पुलिस वाले भाई साहब को पकड़ने में लगेगा इस चोर को। अब मैं कह रहा हूं कि जो डिस्टेंस है जो चोर ने इतने समय में करी होगी वो कितनी है? वो दूरी कितनी है जो कि चोर के द्वारा इतने सेकंड में करी गई होगी? चोर की स्पीड कितनी है? 4x, और ये जो समय है वो कितना है? 150 डिवाइडेड बाई x, x से x कट गया, 15 चौका 60, यानी कि 600 मीटर की जो दूरी है पुलिस के पकड़े जाने से पहले ये चोर भाई जो है वो कवर कर चुका था। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। अगला सवाल है, एक क्लब में पुरुष और महिलाओं सदस्यों के बीच का अनुपात 2:3 है, यानी कि मेल और फीमेल का जो अनुपात है वो 2:3 है। पुरुषों की संख्या अगर आप 200 बढ़ा दें तो अनुपात कितना हो जाता है? 5:6। ये कब हुआ है? जब आपने क्या किया है, पुरुषों की संख्या को 200 से बढ़ा दिया है। तो आप पूछ रहे हैं कि क्लब में कितनी महिला सदस्य हैं? भाई अब कैसे भी आप कर लो, अगर ये 2x और 3x है तो अगर 200 लोग बढ़ा दिए तो मेल्स की संख्या कितनी हो गई? 2x प्लस 200, और महिलाएं कितनी है आपकी? 3x। तो ये जो अनुपात है वो अब कितना हो गया? 5:6। इसमें आप इसको सॉल्व कर लो तो 6 दूनी 12x, 15x, 3x की वैल्यू 1200, x की वैल्यू आ गई आपके पास 400। तो इन्होंने पूछा है फीमेल कितनी है? 3x, यानी कि इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1200 महिलाएं हैं इस क्लब के अंदर। चलिए भाई, टेन थीटा की वैल्यू इन्होंने दी है और आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब इसमें क्या है ना, इसमें आप इस दिए गए एक्सप्रेशन में डिवाइड कर लिया करो। अगर टेन की वैल्यू दी जाया करे तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/7 है ना। अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा से डिवाइड कर दूं तो ऊपर क्या आएगा? 7 प्लस 5 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 7 -2, नहीं, कॉस से डिवाइड कर लेते हैं ना, कॉस से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आएगा 7 टेन थीटा प्लस 5/7 टेन थीटा -2। मैंने कॉस थीटा से डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू 3/7 पुट कर दीजिए। 7 इंटू 3/7 प्लस 5, 7 इंटू 3/7 माइनस ये 7 से 7 गया, 5 और 3 कितना आ गया ऊपर? 8। 5 से 7 से 7, ये नीचे 7 है ना, और 3 माइनस 2 कितना आ गया? 1। तो 8/1 कितना आ गया? 8। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई आगे आएंगे। अगला सवाल है पाइप वाले सवाल है। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 48 मिनट और 60 नहीं 66 मिनट में, ए पाइप है ये बी पाइप है, ये भर सकता है। ठीक है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद किया जाना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में भरा जाए? टैंक को आप कितने मिनट में भरना चाह रहे हैं? 32 मिनट में। अब इसमें क्या है भाई, इसमें सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई कितने मिनट बाद आप इस पाइप बी को बंद करना चाहते हैं, सो दैट कि टोटल जो टाइमिंग है वो आपकी कितनी बैठे? सीधे सीधे 32 मिनट बिठानी है आपको। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, इनकी क्षमता कितनी है, एलसीएम के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई? 48 और 66 का आप 6 से डिवाइड करेंगे 8 बार और 11 बार, तो आपका 11 और 8, 8 6 48 इंटू 11, ये एलसीएम आया है। मैं यहाँ पर टोटल जो वर्क है उसको लिख देता हूँ 48 इंटू 11, ये टोटल वर्क है भाई। तो जो ए की कैपेसिटी है वो कितनी रहेगी? 11 यूनिट 1 मिनट में, और जो बी की कैपेसिटी है वो कितनी रहेगी? 8 यूनिट, है ना। 8 यूनिट रहेगी ना। अगर इसमें से मैं 8 इंटू 6 है, 6 आपका इसके साथ चला गया तो ये 8 यूनिट आएगा ना, यानी कि दिस डिवाइडेड बाई 66।
तो कैपेसिटी आपने निकाल ली। आप देखिए कि अगर आपको इनकी क्षमता नजर आ रही है 11 + 8, वो कितनी है 19। 19 यूनिट ये भर लेते हैं 1 मिनट में। अगर मैं निकालना चाहूं कि अगर दोनों को लास्ट तक ही ये चलाकर रखना चाहें तो ये कितने समय में भर लेंगे, तो आपको क्या करना है भाई, 8 ही आएगा ना इससे यार। इसकी आप मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये कितना आ गया, 11 × 8 = 88, 8 11 × 4 = 44, 44 और 8 कितना 52। इतने यूनिट आपको भरना है। आप क्या चाहते हैं कि ये 32 मिनट में भरा जाए, तो कितने मिनट देन आफ्टर बाद बी को आप बंद करना चाह रहे हैं। तो भाई एक चीज बताओ, बी को आप चलो कितने मिनट भी बाद भरना चाह रहे हैं, जो ए है उसको तो आपने 32 मिनट पूरे काम कराया है ना, उसको तो आपने पूरे 32 मिनट काम कराया है, तो उसके द्वारा कितना काम करा गया, 11 दूनी 22, 11 × 3 = 33, 33 और 2 = 35, यानी कि 352 यूनिट किसने काम किया है, ये ए ने काम किया है। तो इसको आप माइनस करोगे तो बी के द्वारा निकला हुआ काम निकालेंगे 6, 12 में से 5 गया 7 और आपका 176। ये जो बचा हुआ 176 यूनिट है, क्या वो बी ने ही नहीं पूरा किया होगा, तो आप इसको अगर समय निकालना चाहें किसने कितनी देर तक काम किया, तो आप इसको 8 से करेंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यानी कि 22 मिनट के बाद आपने बी को बंद कर दिया होगा। समझ गए ना भाई, ए ने तो लास्ट तक ही किया, तो उससे मैंने पूरा उसकी प्रति मिनट क्षमता से मल्टीप्लाई करके उसका काम निकाल के टोटल वर्क में से माइनस करके 176 बी का काम जो बी ने किया होगा, उसको मैंने बी की क्षमता से क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया, तो बी ने जितने समय काम किया उतना हमारा निकल गया। चलो भी आगे बढ़ते हैं। ये डीआई आधारित सवाल है, अरे ये डीआई आधारित सवाल है। चलो देखते हैं। अगर टोटल अमाउंट टेनिस और फुटबॉल में इतना आपका दिया गया है, तो टोटल अमाउंट आपको बताना है बाकी के स्पोर्ट्स में कितना रहेगा। कैलकुलेशन ही है बस। टेनिस और फुटबॉल, अब इधर देखो आप, फुटबॉल में कितना है 15%, टेनिस में कितना है 24%, यानी कि ये जो 15 और 14 मिलाकर 29% है, इसकी वैल्यू दी गई है आपको 145,000। अब 29 से आप इसको 5 बार कट कर सकते हैं, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 5,000। अब इन्होंने पूछा है कि बताइए कि स्पेंड ऑल द गिवन स्पोर्ट्स, यानी कि 100% की वैल्यू बतानी है, तो वो कितना आ जाएगा, 5 के आगे 2 जीरो लगा लो। यहाँ पर ये जो बी विकल्प दिया गया था वो आपका इसमें करेक्ट हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए भाई। हर महीने एक आदमी 20 किलो चावल और 8 किलो गेहूं खाता है। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है, जिसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं के लिए संयुक्त रूप से प्रतिमाह कुल व्यय इसका 300 रुपये है। यदि गेहूं की कीमत में 20% की वृद्धि होती तो 300 रुपये के समान व्यय को बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की आवश्यकता है। यार ये सवाल आपने खूब करे होंगे, भर भर के आपके पूछे गए हैं पेपरों में। चलिए भाई आइए, ये भाई साहब जो कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, राइस और व्हीट। इनका कितना वेट ये कर रहे हैं, राइस खा रहे हैं 20 kg और व्हीट खा रहे हैं ये 8 kg, है ना। ओके, उसके बाद जो इनका कीमत है, जो प्राइस है, इन्होंने कहा है कि राइस की कीमत 20% है जितनी कीमत व्हीट की है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि अगर 5x कीमत व्हीट की है तो राइस की कीमत कितनी है, x है। ये चीज क्लियर है। अब ये करने के बाद जो इनका एक्सपेंडिचर आता है, वो एक्सपेंडिचर आपको इन्होंने कितना दिया है, 300 रुपए। ये 300 रुपए आप कैसे लिख सकते हैं, 20 × x +8 × 5x, यानी कि 8×5 = 40x। इसकी वैल्यू दी है इन्होंने आपको 300। 40 और 20 60x की वैल्यू 300, और ये आ गया आपका x का वैल्यू यहां से 5। तो आपने कीमत निकाल ली, है ना। तो यहां से कीमत कितनी होगी,
25 और यहां से कितनी होगी 5। ये चीज आपने निकाल ली। अब इन्होंने कहा है कि आपकी जो प्राइस है किसकी, व्हीट की, वो 20% से बढ़ गई। अगर मैं इसको 20% से बढ़ाता हूं तो ये कितना हो जाता है, 6/5। यानी कि अब जो कीमत हो गई है आपके व्हीट की वो बढ़कर कितनी होगी, 30 रुपए। और मुझे अभी भी खर्चा अपना 300 रखना है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि कंजम्पशन राइस की आपको कितनी कम करनी पड़ेगी। अगर मुझे 300 रुपए का ही खर्चा रखना है तो आप मुझे बताओ कि 300 रुपए मुझे खर्चा रखना है, प्राइस जो आपका व्हीट का है वो कितना हो गया, 30 रुपए। ये कह रहे हैं कि आप राइस के अंदर क्या करो, अपनी खपत को कम करो, है ना। व्हाट परसेंटेज रिडक्शन इन राइस कंजम्पशन इज नीडेड ताकि सेम कंजम्पशन रहे। तो 8 × 3 कितना हो गया, यानी कि 240 रुपए तो आपके व्हीट पर खर्चे हो गए। आपका अगर 5 की कीमत से ही मुझे 300 रुपए रखने हैं तो कितना रखना पड़ेगा भाई, जो ये 20 kg था, अभी मेरे मतलब कितना खर्चा और कर सकता हूं मैं आपके राइस पर, 60 रुपए। जबकि कीमत कितनी है उसकी, 5। तो 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये 12 आएगा ना। यानी कि जो आप 20 kg पहले खा रहे थे उसे अब आप 12 पर लेकर आना है आपको। तो कितने की कमी करी है आपने, 8 की ना, कितने से, 20 से। तो आप 20 से आपका 5, 5 × 8 यानी कि 40% की आपने क्या करी, कमी करी, किसमें, अपनी चावल की खपत में। तो थोड़ा सा वो हो गया है यहाँ पर, लेकिन आई होप समझ में आ गया होगा। एडजस्ट करना है आपको टोटल अमाउंट वो 300 वाला जो है, ठीक है। चलिए आगे आएंगे भाई, अगला सवाल देखेंगे। ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के दोगुना से 2 सेंटीमीटर कम है। भुजा एसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज का जो परिमाप है, पेरीमीटर है, वो 40 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी साइड बतानी है। यार क्या है, अब इसमें आप ए बी जो साइड है उससे तुलना कर रहे हैं, तो आप उसको मान लो कि वो कितनी है, x सेंटीमीटर है। तो बीसी की इन्होंने कितनी दी है, 2 गुने से 2 सेंटीमीटर कम। यानी कि 2 गुने से 2 सेंटीमीटर कम, ये बीसी की हो गई। एसी की इन्होंने कितनी बोली है कि वो ए बी से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। इन तीनों को जब आप जोड़ देते हैं तो आपका क्या आता है परिमाप, तो ये कितना हो गया, 4x + 8। अब इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दी आपको, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 4x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 32, और x की वैल्यू आ गई 8। तो सबसे छोटी साइड आपकी कौन सी हो गई, 8 सेंटीमीटर ही हो गई ना भाई। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। अगला सवाल है भाई, एक बिंदु टी से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 32 सेंटीमीटर है, केंद्र से पी की दूरी 40 सेंटीमीटर है, व्यास आपको बताना है। भाई देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको पता है ना, ये आपका पाइथागोरस लगा के निकल जाएगा। आपको क्या निकालना है, डायमीटर। तो आप इस रेडियस को x मान लीजिए। यहां से ये जो t की दूरी है वो आपको कितनी दी है इन्होंने, 40। ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, 32। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको ये नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं इसको आपसे कहूं कि ये 8 × 5 है, ये 8 × 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 3 नहीं हो जाएगा। यानी कि रेडियस कितनी है इसकी, 24। तो डायमीटर कितना हो गया, 24 दूनी 48। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट बन जाता। अगला सवाल देखेंगे, दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात इतने हैं, उनकी ऊंचाई का अनुपात इतने हैं, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का अनुपात आपको बताना है। क्या होता है, 2πr1h1 का अनुपात 2πr2h2 के अनुपात के हिसाब से बताना है। अब इन्होंने यार आपको R1 और R2 का अनुपात दिया है, H1 और H2 का अनुपात दिया है। आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कौन सा था। अगला सवाल ये दे रहे हैं कि एक बगीचे में पहले वर्ष 8 डेजी पौधे थे। प्रत्येक वर्ष एक माली 3 नए डेजी पौधे लगाता है। पहले वर्ष उसके पास 26 चमेली के पौधे थे और प्रत्येक वर्ष 2 पौधे कम हो जाते हैं। पहले वर्ष के बाद डेजी पौधों की संख्या चमेली के पौधों की संख्या के बराबर कब होगी। कुछ भी नहीं है, बहुत से लोग ना इसके अंदर घूम जाते हैं।
ठीक है, मैं आपसे ये कहता हूं कि जितने समय के बाद ये जो आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, वो मान लो कि वो टी समय के बाद इनकी जो संख्या है वो बराबर हो जाएगी। इस टी समय के बाद आप मुझे बताइए कि जो ये डेज़ी के प्लांट्स हैं, वो कितने रहे होंगे? भई 6 तो आपका लगे हुए हैं। हर साल वो 3 नए डेज़ी प्लांट यहाँ पर क्या कर देता है? ऐड कर देता है। तो एन सालों के बाद आपके जो डेज़ी प्लांट्स की संख्या है वो कितनी है? 6 प्लस 3 इंटू तीनों साल में लगाएँ तो यहाँ पर मैंने टी की मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे ही जो जैस्मिन के पौधे हैं वो कितने, वो शुरुआत में कितने थे? 26, और हर साल वो क्या होते हैं? 2 खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे टी सालों के बाद इतने रह गए होंगे। अब ये दोनों संख्याएं क्या है? एक दूसरे के बराबर है, 6 प्लस 80। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये 20 हो गया, उधर आपका 5t हो गया। यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 साल आ गई ना भाई। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना आपका यहाँ पर। बस इतना ही करना था इसमें। चलिए भाई आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से भाज्य नहीं है? भाई 11 की डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करते हैं? आपका जो भी नंबर दिया गया होता है उसके जो इवन प्लेसेस के डिजिट्स होते हैं उनका सम, और इस नंबर के जो इवन प्लेसेस के नंबर होते हैं उनका सम अगर 0 या 11 के डिविजिबल आ रहा है तो वो संख्या 11 के डिविजिबल होगी। तो बताइएगा मुझे होमवर्क में, ये आपका सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर आप लोगों का कितना आया? चलिए आइए भाई, ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित सवाल है ये। कॉट 4 माइनस कॉट स्क्वायर दिस, अगर ये वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू आप लोगों को बतानी है। यार ये कई बार पूछ चुके हैं, कई बार आपका ये सवाल पूछा जा चुका है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं कि भाई कॉट की पावर 4 की वैल्यू यहां से लिख दूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर पाई, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? क्या ये कोसेक स्क्वायर फाई नहीं हो जाएगा? कौन? कॉट की पावर 4 फाई। इसमें क्या कर सकता हूं? इसे मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। कॉट को आप क्या कर लो? कॉस और साइन में तोड़ लो। कॉस स्क्वायर, सॉरी 4 पावर है ना ये, और साइन की पावर 4 फाई। ये क्या है? कोसेक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन की पावर 2 फाई। इस 2 पावर से 4 पावर चले गए तो ये कितना आ गया? कॉस की पावर 4 इक्वल्स टू साइन की पावर 2 फाई। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, और इसको फिर उधर की साइड ले जाएंगे तो आपका क्या बनेगा? कॉस की पावर 4 फाई प्लस कॉस की पावर 2 फाई इक्वल्स टू 1। तो उत्तर यहां पर देखो आपका कितना आया? ए ऑप्शन आ गया। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इसको याद रख लेना, ठीक है। चलिए भी ये फिर से डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है। इफ द स्टूडेंट स्टडी इंग्लिश फॉर 3 आवर्स देन ही स्टडीज मैथमेटिक्स फॉर द फॉलोइंग पाई चार्ट शो स्टडी टाइम ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑफ ए स्टूडेंट इन अ डे। अगर इन्होंने कहा कि इंग्लिश 3 घंटे, यानी कि 15% की वैल्यू इन्होंने आपको दी है, कितनी है वो? 3 घंटे है। तो मैथमेटिक्स यानी कि 35% की वैल्यू बतानी है यार, ये पूछना चाह रहे हैं। तो 35 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3 करना है आपको। तो 5 से 3 बार, 5 से 7 बार, 3 से 3 गया, तो कितना आया भाई? ये 7 घंटे आया ना। तो उत्तर क्या हो गया यहाँ पर आपका? डी हो गया ना। बस यही दिया इन्होंने। फिर से डीआई का सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मंथ हैविंग द हाईएस्ट प्रोडक्शन टू द मंथ हैविंग द लीस्ट प्रोडक्शन। यानी कि जो रेशियो निकालना है, मुझे निकालना है किसका? हाईएस्ट प्रोडक्शन का, किससे? लीस्ट प्रोडक्शन से। ठीक है, अब बताइए कि भाई हाईएस्ट प्रोडक्शन आपको कहां नजर आ रही है? हाईएस्ट प्रोडक्शन क्या आपकी? ये 108 है, ऐसे सवाल देता है ये। और लीस्ट प्रोडक्शन आपकी कितनी है? 45 है। तो 108 और ये 45 का आपको अनुपात निकालना है। तो 13 पंजे 45, 13 इंटू, नहीं, 9 पंजे 45 है ना, और 9 से 12, तो ये आपका कितना आ गया? ए ऑप्शन आ गया इसमें। चलो भाई ये लास्ट सवाल है। निम्नलिखित समीकरणों के लिए ए और बी का मान क्या है जिनके अनंत रूप से अनेक हल हों? इन्होंने बोला है कि यहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। जब
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं ना, तो जो कोफिशिएंट होते हैं एक्स और वाई के और जो कांस्टेंट होते हैं वो प्रोपोर्शनल में रहने चाहिए, अनुपात में रहने चाहिए। जैसे कि एक्स के कोफिशिएंट के अनुपात कितने हो गए यहां से ए अनुपात 3, इस y के कोफिशिएंट का अनुपात कितना हो गया b अपॉन माइनस ऑफ 5 माइनस 2a, और कांस्टेंट कितना है आपका 2/6। ये तीनों अनुपात में होंगे अगर आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है। इस a की वैल्यू इन दोनों से निकाल लीजिए, a/3 इक्वल्स टू 1/3। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1 आ गई, तो आपका ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहां पर अगर a की वैल्यू 1 आ गई है तो इन दोनों को रख दो आप, तो ये कितना आ जाएगा 1/3, b की वैल्यू निकालनी है माइनस ऑफ 5 माइनस a की वैल्यू 1 आई है तो ये इतना आ गया, ये कितना आ जाएगा -3, -3 से ही कट गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1, यानी कि ये जो a वाला ऑप्शन था वो इसमें इसका करेक्ट बन जाता। तो ये थे भाई आपके इस शिफ्ट में पूछे गए मैथ के 25 सवालों के डिस्कशन। सेशन अगर पसंद आया हो तो आप लोगों को लाइक जरूर करना है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना इस चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है वो। तो चलिए फिर अगली शिफ्ट में मिलते हैं आप लोगों के साथ, इस वीडियो में उतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।